इंसान के मन से ही सारी अच्छी बुरी भावनाएं शुरू होती हैं। मन ही है जो व्यक्ति की दिनचर्या से लेकर जीवन की योजना तक को बना या बिगाड़ सकता है। यदि मन पर नियंत्रण है तो इंसान सफलता की सारी सीमाएं तोड़ दे, और मन पर नियंत्रण ना हो तो सब कुछ खो दे। इसी मन को वश में करने की बात हर ग्रंथ, हर ज्ञानी, ध्यानी कहता है, फिर भी कोई कहां उसे काबू कर पाता है। अधीश को लग रहा था कि वो योग, प्राणायाम, अभ्यास से मन को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा था? वो कौन था जिसने अधीश को ये सफलता, ये अधिकार पाने के लिए उकसाया था? वो भी तो उसका मन ही था। फिर किसका किस पर नियंत्रण हुआ? क्या अधीश कभी अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा? अधीश रोज ही अधिपति कैलाश के पास योग अभ्यास के लिए जाता था। साथ ही अब अपनी प्राचीन इतिहास की कक्षा में भी रोज ही जा रहा था। अश्लेषा उसकी कक्षा की सबसे बुद्धिमान छात्रा थी। महाशय दिलीप के हर प्रश्न का उत्तर उसके पास होता था। विभूति की नजर हर समय उस पर टिकी रहती थी, लेकिन त्रिलोक कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। जयंत आज लगभग हफ्ते भर के बाद कक्षा में दिखाई दिया था। वो अपने पिताजी के साथ व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। वैसे भी आगे जाकर उसे अपने पिता का व्यापार ही संभालना था, इसलिए पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। जैसे ही कक्षा समाप्त हुई, वो अधीश और विभूति को लेकर एक कोने में चला गया। क्या हुआ जयंत, बहुत हड़बड़ी में हो? अधीश ने पूछा। बहुत जरूरी बात बतानी है। विभूति, मैंने कहा था ना कि अश्लेषा के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जयंत एकदम फुसफुसाकर बोल रहा था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है? अधीश को अब तक यही पता था कि जयंत एक बहुत धनी व्यापारी का पुत्र है और पढ़ाई लिखाई से उसका कोई संबंध नहीं है, ना ही व्यापार के अलावा उसे कुछ पता है। लेकिन आज पता चला कि व्यापार की वजह से ही उसकी पहचान काफी दूर दूर के नगरों में है। वो आसानी से किसी भी व्यक्ति की कुंडली तक का पता लगा सकता है। अब एकदम से विभूति की उत्सुकता दोगुनी हो गई। आंखें बड़ी बड़ी कर उसने पूछा, जल्दी बताओ, कहां से आई है? कहां रहती है? क्या उसके पिता भी दरबारी हैं? नहीं, यही तो बड़ी बात है। वो कौन है, कहां से आई है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि उसका परिवार बस अचानक आसमान से टपक पड़ा है। जयंत उत्तेजित होकर थोड़ा जोर से बोल गया था। शायद कुछ लोगों ने पलटकर उनकी ओर देखा तो वे तीनों वहां से हट गए। विभूति का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ऐसा कैसे हो गया? वो बोला। ऐसा ही है भाई, जयंत ने उत्तर दिया। फिर अधिपति कैलाश को अपनी ओर आते देख वे तीनों सावधान हो गए। अधीश बेटे, विश्वाजी कब तक वापस आएंगे, कुछ पता है क्या? अधिपति ने पूछा। नहीं अधिपति, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा, जब वे लौट आए तो मुझे सूचित कर देना। जी अधिपति, अधीश ने सोचा। अब अधिपति को पिताजी से क्या काम हो सकता है? जब से वो इस जादुई दुनिया में आया है, लगातार किसी न किसी मुसीबत का सामना कर रहा है, और यही कारण है कि हर छोटी बड़ी बात से घबरा जाता है और हमेशा सावधान रहने की कोशिश करता है। और अब ये अश्लेषा का क्या राज हो सकता है? क्या सच में वो आसमान से टपकी है जैसे जयंत ने कहा? खैर, अभी उसको अपने अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। घर जाकर उसने एक बार फिर जगन्नाथ की लिखी दूसरी किताब को छल्ले से निकाला और उसमें लिखे मंत्रों को याद करने लगा। अगले दिन सुबह से ही देवयानी कहीं गई हुई थी। विश्वा तो पहले ही घर पर नहीं थे। आज मंत्रों को आजमाने के लिए बहुत अच्छा मौका था। यही सोचकर वो सारे सेवकों की नजर बचाकर तहखाने में चला गया। तहखाने में पुराने सामान पड़े हुए थे। उसने सामान हटाकर जगह बना ली। अब वो किताब का जादू देखना चाहता था। किताब के पहले 8 पाठ में ही अग्नि अस्त्र की आकृति थी। अधीश ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और अग्नि अस्त्र का ध्यान किया। फिर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आग का एक छोटा सा पिंड उसके सामने घूमने लगा। अधीश उछल पड़ा। वो अग्नि अस्त्र बनाने में सफल हो गया था। अब बस उसे अपने मन की शक्ति से आग के इस गोले को सही दिशा में मोड़ना था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नियंत्रित कर पाता, वो पिंड बुझ गया। उसके स्थान पर बस धुआं ही बचा। अधीश को अब भी बहुत अभ्यास की जरूरत थी। वो रोज सबसे छिपकर तहखाने में चला जाता। कुछ ही दिनों बाद वो थोड़ा बड़े आकार का अग्नि पिंड बनाने में सफल हो गया और कुछ सीमा तक वो उसे नियंत्रित भी करने लगा था।
इस बड़े अग्निपिंड की शक्ति भी अधिक थी। उसने तहखाने में हर दिशा में एक एक बड़ी और भारी ढाल बना ली थी, जो उसे वहीं पुराने सामान में मिल गई थी। वो अग्निपिंड बनाता, फिर उसे नियंत्रित कर ढाल की ओर उछाल देता। कई दिन के अभ्यास के बाद अब वो एक शक्तिशाली पिंड बनाने में सफल हो गया। ये अग्निपिंड आसमान में जलते सूरज की तरह दिखाई दे रहे थे। जब अधीश ने उसे ढाल की ओर उछाला तो एक जोरदार शब्द हुआ, धम। इस अस्त्र ने भारी भरकम ढाल में छेद कर दिया था और धातु जल रही थी और काला धुआं पूरे कमरे में भर गया। अधीश की खुशी का ठिकाना न रहा। यह अग्निपिंड बहुत शक्तिशाली था। हालांकि यह उच्च स्तर के सामने कुछ भी नहीं था, जिसका प्रयोग जगन्नाथ ने सिद्धि सैनिकों के खिलाफ किया था, फिर भी किसी अग्नि सिद्धि धारक के वार जितना ही शक्तिशाली था। अगले दिन अधीश दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर के लिए सो गया। उसकी नींद तब खुली जब दरवाजे पर जया ने दस्तक दी। अधीश भैया जी, नीचे चलिए, दर्जी को आपका नाप लेना है, उसने कहा। अधीश को सच में कुछ नए कपड़ों की जरूरत थी। पुराने कपड़े उसे कसने लगे थे। उसकी लंबाई भी इन दिनों बढ़ गई थी और शरीर भी गठीला होता जा रहा था। शायद ये नियमित योग और कसरत का ही नतीजा था। आता हूं, उसने कहा और जया के पीछे ही दर्जी के पास चला गया। कपड़ों का नाप देते समय वो लगातार जया को देख रहा था। वो बहुत सुंदर थी। जया ने जब अधीश को अपनी ओर देखते हुए पाया तो नजरें झुका ली। अचानक अधीश को माधवी का ध्यान आ गया और वो सोचने लगा, कैसी होगी माधवी, वो कब मिल पाएगा उससे। कपड़ों का नाप लेकर दर्जी चला गया और अधीश घूमने निकल गया और सारी शाम माधवी और जया के बारे में सोचता रहा। अब अधीश का उत्साह कई गुना बढ़ चुका था, लेकिन अब भी उसकी नियंत्रण शक्ति कम ही थी। वो चाहता था कि उसकी मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाए, लेकिन जगन्नाथ ने अपनी किताब में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। एक दिन अधीश पैदल ही टहलते टहलते जगन्नाथ के घर के पास पहुंच गया। उसने देखा कि जगन्नाथ के घर को अच्छी तरह से बंद किया गया है। उसके बागीचे में लगे हुए सारे पौधे मुरझा गए हैं। उस घर की हालत देखकर अधीश को अच्छा नहीं लगा। शायद सिद्ध सैनिक ही इसे बंद कर गए होंगे। अधीश ने सोचा, मुझे एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। अधीश ने धीरे से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। सारा घर धूल से अटा पड़ा था। प्रकाश की एक किरण तक अंदर नहीं आ रही थी। कई दिनों से बंद होने के कारण चूहों और कीटों ने वहां अपना घर बना लिया था। अधीश अभी कुछ खोज ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। किसी के कदमों की आवाज थी, जो कि शायद बागीचे से आ रही थी। लगातार योग अभ्यास और देवों की उपासना करने के कारण उसकी सुनने की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वो बहुत दूर से आ रही छोटी से छोटी आवाज भी सुन लेता था। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। अधीश एक बक्से के पीछे छुप गया और आने वाले का इंतजार करने लगा। तभी चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अधीश सावधान होकर बैठ गया। सांसें एकदम धीमी करके सुनने लगा। एक बार तो उसे लगा कि कहीं किसी ने उसे जगन्नाथ के घर में घुसते तो नहीं देख लिया। अब उसे सीढ़ियां चढ़कर जाने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर देखा। धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान थे। शायद कोई लड़की अंदर आई थी। अधीश को लगा ये जरूर केतकी है। उसके अलावा सिर्फ केतकी ही तो जगन्नाथ से मिलने उसके घर आया करती थी। वो भी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा और उस लड़की को खोजने लगा। अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर नीचे गिर पड़ा। वो धूल में लथपथ कमरे के फर्श पर पड़ा था। ये वायु सिद्धि धारक है जिसने उस पर हमला किया है, और ये केतकी नहीं हो सकती, अधीश ने सोचा। इससे पहले कि वो संभल पाता, एक और जोरदार हमला उस पर हुआ। अब की बार वो दीवार से जा टकराया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमले किस दिशा से हो रहे हैं, क्योंकि हमला करने वाला उसे दिखाई नहीं दे रहा था। धड़ाम! एक जोरदार आवाज आई और जगन्नाथ की किताबों की खाली अलमारी नीचे गिर पड़ी। अधीश ने अपने आप को बचाया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। जो भी है मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करे। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि जगन्नाथ तुम्हें अपना सबसे योग्य शिष्य कहता था। एक लड़की की आवाज गूंजी, लेकिन अब भी वो सामने नहीं आई, और ये केतकी की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। अब अधीश को गुस्सा आने लगा। जो भी है अपना चेहरा दिखाए। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया, लेकिन तुम अगर यही चाहती हो तो यही सही। अभी वो अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि उसे अपनी गर्दन पर कसाव महसूस हुआ। एक बर्फ की तरह ठंडा और तेज धारदार खंजर उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। अधीश ने खंजर वाला हाथ पकड़ उस लड़की को हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। उसने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था।
अधीश उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि वो बिजली की गति से उठी और खंजर लेकर अधीश पर झपटी। इससे पहले कि वो अधीश की छाती में खंजर घोंप देती, पता नहीं किस तरह 2 क्षणों के अंतराल में अधीश को मौका मिल गया। उसने मंत्र पढ़ा और एक जलता हुआ अग्निपिंड उसकी ओर उछाल दिया। वो लड़की बहुत फुर्ती से उस पिंड के सामने से हट गई। अधीश उस पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बचाव में यह अचानक ही हो गया। अग्निपिंड से बचने के लिए वो लड़की तेजी से मुड़ी और लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी। इस बीच अधीश ने उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अश्लेषा, तुम? अधीश चीख पड़ा। अश्लेषा का व्यवहार रहस्यमय तो था, लेकिन उसके यहाँ जगन्नाथ के घर में होने की कल्पना अधीश सपने में भी नहीं कर सकता था। अग्निपिंड अब भी हवा में मंडरा रहा था और इस कारण अश्लेषा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अब मैं जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, अधीश ने शांत और धीमी आवाज में कहा। देखो अधीश, हम दुश्मन नहीं हैं, तुम जगन्नाथ के। कहते कहते अश्लेषा ने फिर खंजर निकाल लिया, लेकिन अधीश ने उससे पहले ही अपना हाथ हवा में उठाकर अग्निपिंड को उसके खंजर की ओर घुमा दिया। वो अग्निपिंड देखने में एक गेंद जितना था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। जैसे ही वो खंजर से टकराया, खंजर पिघल गया और पिघला हुआ थोड़ा सा लोहा अश्लेषा की बाह पर भी गिर गया। वो दर्द से तड़प उठी। अब शायद तुम समझ चुकी होगी। अब सिर्फ तुम्हें मेरी बात का जवाब देना है, अधीश दांत पीसते हुए बोला। अश्लेषा ने हाँ में सिर हिला दिया। बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी और जगन्नाथ को कैसे जानती हो? वैद्य जगन्नाथ और मैं दोनों ही काल विजय के शिष्य हैं। मैं कालनगर से यहाँ आई हूँ। हमारा काम था यहाँ की सारी खबर वहां पहुंचाना। जगन्नाथ काफी समय से यहाँ था और वो मंत्र सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करने लगा, जिसे तुम लोग आसुरी सिद्धि समझते हो। वास्तव में वो मंत्रों से तत्वों पर विजय प्राप्त करने की कला है। अश्लेषा जल्दी जल्दी बोल रही थी। वैद्य जगन्नाथ पकड़े क्यों गए और तुम्हारे बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? अधीश ने आगे पूछा। मैं जगन्नाथ से मिलने कभी नहीं आई। काल विजय के शिष्य आपस में संकेत से बात किया करते हैं, अश्लेषा ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई है इस नगर में जो मेरे बारे में जानता हो? अधीश सोच रहा था कि अश्लेषा को तो वो यहीं खत्म कर सकता है, लेकिन यदि उसे छोड़ दिया तो कोई और भी है जो ये जानता हो। वो खतरे में पड़ सकता है। नहीं, मेरे अलावा ये बात और कोई नहीं जानता कि जगन्नाथ ने तुम्हें ये विद्या सिखाई है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। अश्लेषा घबराई हुई थी। किस काम आ सकती हो? अधीश ने पूछा। तुम चाहे तत्वों पर विजय मंत्रों के माध्यम से हासिल कर रहे हो, लेकिन सिद्धि धारकों के अनुसार ये आसुरी सिद्धि है। जिस दिन किसी को भी इस बारे में पता चल गया तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हारे लिए जरूरी सूचनाएं जुटा सकती हूँ, वो बोली। फिर जगन्नाथ क्यों मारा गया, उसके बारे में सिद्धि सैनिकों को किसने खबर दी? अधीश को अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। वो इतने वर्षों से यहाँ था कि उसे विश्वास हो गया था कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता, और किसी यंत्र की खोज में बिना सुरक्षा के ही अवंतीपुर चला गया और वहां उसकी असलियत सिद्ध सैनिकों को पता चल गई। अब दर्द के मारे उससे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा, तुम जा सकती हो, अधीश ने कहा और अग्निपिंड को जमीन पर गिरा दिया। अश्लेषा जल्द ही वहां से भाग निकली और सीधे एक छोटे से मकान में घुस गई। वो मकान भैरव दत्त का था। भैरव दत्त उसका घाव देखकर घबरा गया। ये क्या हुआ अश्लेषा, तुम्हें चोट कैसे लगी? उसने पूछा। आज जगन्नाथ के घर में मुझे अधीश मिल गया। उसने मुझ पर अग्निपिंड से हमला किया। किसी तरह जान बचाकर भागी हूं, अश्लेषा बोली। अब जल्दी से जल्दी इस अधीश को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए संकट बन सकता है। भैरव दत्त की आंखों में खून उतर आया था। क्या भैरव दत्त अधीश की जान लेने में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।